से, जहां सुबह भीषण सड़क हादसे के बाद हालात बेकाबू हो गए। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान निंगा गांव निवासी हरदेव पासवान। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त देखिए, कितनी जबरदस्त ये टक्कर हुई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनकी पहचान जो है वो हरदेव पासवान, प्रमोद पासवान और सुकेश कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस के देर से पहुंचने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है और हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। ड्यूटी निकला था। अच्छा, 8 बजे। कहाँ ड्यूटी करते? रिफाइनरी। तो क्या हुआ यहाँ, कैसे क्या हुआ? पास कर रहा था, रोड पर पार कर रहा था। हाँ। इसी में धक्का लगा। तीनों घायल है? हाँ, तीनों घायल है। कहाँ भर्ती है? गलोकल। तो आप लोग सड़क जाम किए हैं? हाँ। किस लिए? इसका समाधान होगा सर। और वो कार वाला मारा है? हाँ, कार वाला मारा है। वो भी घायल है? उन लोग कहाँ है? उन लोग नहीं है। रिफाइनरी काम करने के लिए जा रहा था। रिफाइनरी में काम करता है? हाँ। क्या हुआ यहाँ पर? एक्सीडेंट हुआ। कौन गाड़ी मारा? चकवा गाड़ी है। तो अभी कैसन है वो तीनों सीरियस है। सीरियस है? हाँ। तो आप लोग सड़क जाम किए हुए, क्या मांग है? इसको समाधान कुछ होगा ना? हाँ, समाधान क्या चाहिए? अब उसका गार्जियन बताएगा। ये बच्चे क्या नाम है उन लोग का? ये इधर हरदेव पासवान, हाँ, प्रमोद पासवान, हाँ। सुकेश कुमार। तीनों कौन है आपस में? तीनों साला बनो है। खबर समस्तीपुर से, जहां ताजपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से 26 किलो चांदी चोरी के मामले में एक युवक के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने दुकानदार और पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर देने और प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी को भी थाने में 3 दिन तक रखकर जलील किया गया। पीड़ित युवक को इलाज के लिए ताजपुर रेफर किया गया है, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने इसे यहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस मामले में समस्तीपुर एसपी ने ऑन कैमरा कुछ नहीं कहा, लेकिन एसपी ऑफिस से एक प्रेस विज्ञप्ति जरूर जारी हुई, जिसमें यह कहा गया कि इस मामले की जांच एएसपी करेंगे और जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई जरूर होगी। तो देखिए, चोरी के शक में युवक के साथ बर्बरता की गई, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक उसकी पत्नी को भी थाने में रखा गया और जलील किया गया। क्या मार लगे हैं? समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए एक चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा एक युवक को हिरासत में लिया गया था, जिसके साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप युवक के द्वारा लगाया गया। उसने पुलिस और ज्वेलरी कारोबारी के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने का भी आरोप उसके द्वारा लगाया गया है। इस मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा एएसपी संजय पांडे को जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस आशय की जानकारी समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, चोरी के शक में युवक की बर्बरता से पिटाई की गई। इस वक्त ये युवक जो है इलाजरत है और परिवार के लोगों का, ग्रामीणों का ये कहना है कि इस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया कि इस वक्त उसकी स्थिति गंभीर है। जांच के बाद हालांकि दोषी पर कार्रवाई का भरोसा पुलिस अधिकारी दे रहे हैं। तो शक के आधार पर देखिए कि युवक को इस कदर बेरहमी से पीटा जाता है कि वो अस्पताल तक पहुंच गया। उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पुलिस और जिस दुकान में चोरी हुई थी उस दुकान के मालिक के ऊपर मारपीट करने का आरोप जो है वो परिजन लगा रहे हैं। फिर 31 को हम दुकान गए, 31 को गए तो 31 को दुकानदार आया कहीं से भी, अब जहाँ भी अपने काम से कहीं गए होंगे वहाँ से आए घर पर में 3 बजे में अपने छत के ऊपर का चाबी लिए और ऊपर ले जाके
हमको मारे रोड से, पाइप से। उनका दोस्त भी था साथ में, और उनका दोस्त भी था। और जबकि अहमद खुद बोले कि इसको पुलिस के हवाले नहीं करना है, इसको हम अपने हवेली पर ले जाके मार के फेंक देंगे ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, उसके बाद फिर थाना को बुलाया, थाना आया, लेके गया थाना। वहाँ ले जाने के बाद वहीं पर शाम को फिर टॉर्चर किया हमारे साथ, मारा पीटा। हाँ, मारा पीटा। उसके बाद रात में दोबारा मारा। हुआ 28 तारीख को रात में दिन में काम करके बेटा आया। रात में उसके दुकान में चोरी हुआ। बोल रहा है कि चोरी हो गया ना। 29 तारीख को उसको फोन आया, दुकान पे गया तो बोला है कि 28 किलो चांदी हमको। और बड़ी खबर बिहार के लोगों के लिए, जिसमें बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश के अनुसार ज्वेलरी की दुकान उन कस्टमर्स को एंट्री या बिक्री अब नहीं करेगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होगा। बिहार हिजाब या नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन चुका है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक कुमार वर्मा। उन्होंने ज्वेलरी शॉप में हो रही लगातार लूटपाट की वारदात से बचाने के मकसद से ये एहतियातन कदम उठाने की बात कही है। अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि सोना बेहद हाई वैल्यू कमोडिटी बन चुका है। वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो तकरीबन 1,40,000 के पार पहुंच चुकी है। 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,50,000 है। उन्होंने कहा कि समस्या तब होती है जब लोग चेहरा छिपाकर दुकान में आते हैं। कई बार लोग फुल हेलमेट या घूंघट नकाब पहनकर 3 से 4 लोगों के समूह में आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है। ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके। चूंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम, अब 1,40,000 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं, और वो आते हैं कि साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, सीसीटीवी कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों करा सके, ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। और अपना प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने इस सिस्टम को लागू किया है। बिहार में पहली बार उठाया जा रहा है, पूरे जिलों में एक साथ है, पूरे देश में। झांसी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, और कई और प्रदेशों में भी हुआ है। बिहार में आज से हिजाब या फिर नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक लगाने का फैसला हुआ और जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। वहीं आरजेडी का कहना है कि ये फैसला भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। बिजनेसमैन को, जो अशोक वर्मा है, एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि सिक्योरिटी और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। तो उनके सुनार एसोसिएशन का फैसला है, लेकिन फैसला हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से भी हो, लेकिन फैसला लिए हैं उसमें कोई विशेष धर्म आहत नहीं हो, इसका भी सबको एक नैतिक दायित्व तो होना चाहिए। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है
कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। तो पूरे देश में बिहार सरकार ने पहली बार ये फैसला लिया है और अब आपको बताते चलें कि ये फैसला जो है वो गोल्ड एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है। बिहार पहला ऐसा राज्य जरूर है जहां पर इस वक्त ये फैसला दिख रहा है और चेहरा ढककर या फिर हिजाब पहनकर कोई भी व्यक्ति खरीदारी करने के लिए अब ज्वेलरी शॉप पे नहीं पहुंचेगा। इससे आए दिन लूट और दुर्घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही थी। इनका तर्क ये है कि भाई हम इसे अपने लिए सुरक्षा के लिहाज से तय कर रहे हैं। इस फैसले से सोना चांदी के दुकानदार काफी खुश हैं। पूर्णिया जिले के स्वर्ण व्यवसायी संघ ने जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार भोला ने कहा कि सरकार गोल्ड एसोसिएशन का यह फैसला जो है वो स्वागत योग्य है। बिहार में सोने चांदी की दुकानों में आए दिन हो रही घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत अब चेहरा ढककर या हिजाब पहनकर सोने चांदी की दुकानों में आना वर्जित रहेगा। हमारे साथ पूर्णिया में स्वर्णकार है अरविंद कुमार भोला जी। आइए बात करते हैं। मैं सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को धन्यवाद देता हूं और डीजीपी सर को। हम लोग बहुत पहले भी, चूँकि हम कैट के भी जिला अध्यक्ष हैं और ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के भी हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उस निमित्त हम लोग मांग किए थे कि बिहार में खासकर काफ़ी दिन से ये मांग थी कि खासकर ज्वेलरी सेक्शन में कि जिस तरह या बैंक सेक्शन में, तो हम लोग का डिमांड था कि आप चेहरा ढककर या हेलमेट पहनकर या मुँह तोप कर जब अगर आते हैं तो उससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। तो सरकार ने आज उसका अनुमोदन करते हुए, हम लोग की मांग को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया कि किसी भी ज्वेलरी शॉप में महिलाओं हो या पुरुष हो, चेहरा ढक के नहीं जाएंगे और उसके बाद अपना परचेजिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, इनों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम प्रसाद हुआ। अच्छा, ये जो सरकार का फैसला आया है बहुत अच्छी फैसला है, ताकि आदमी को सुरक्षा मिलेगा। जो ढककर के लोग आते थे दुकानों घरों में, अब ढक के लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो ये जो सरकार का फैसला आया है, इससे स्वर्णकार काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि इस तरह से चेहरा ढक के जो दुकान में लोग आते थे या हिजाब पहन के, उससे आए दिन घटनाएं होती थी। पूर्णिया में भी 2 साल पहले ही यहाँ पर तनिष्क की एक बड़ी लूट की घटना हुई थी। इसके अलावा भी कई तरह की घटनाएं हुई थी, जिसको रोकने के लिए ये कदम काफ़ी कारगर साबित होगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। इस यात्रा के बारे में कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद ये यात्रा संभवतः शुरू हो सकती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि 16 जनवरी से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के बाद किस स्तर तक काम पहुंचा, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। ये यात्रा 25 फरवरी तक चलने वाली है। तो 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक यात्रा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मकर संक्रांति के बाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके कैबिनेट के सहयोगी मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, सीएम का क्या है कार्यक्रम? देखिए, लगातार करीब 20 वर्षों से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जनवरी के महीने में पूरे बिहार की यात्रा पर निकलते हैं। शासन तंत्र कैसे चुस्त दुरुस्त हो और जो सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे, आम लोगों से, जनता से संवाद करते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने बहुत लंबे समय से इसको बनाकर रखा है। और आपने देखा कि ठीक चुनाव के पहले प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकले थे और प्रगति यात्रा पर उन्होंने जितने योजनाओं की घोषणा की, 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुलाकर फाइनेंशियल और फंड का अलॉटमेंट कर दिए टेंडर करके, और वो काम शुरू हो गया है। मेरे पथ निर्माण विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं का घोषणा उन्होंने किया था, जिसका हमने काम शुरू किया है। जनता को काफी फायदा मिलता है और जो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में मुख्यमंत्री जी का यात्रा बहुत ही ज्यादा जो है उसमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। ये कब से शुरू होने वाला है सर? क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? ये यात्रा का नाम वगैरह भी कुछ तय हुआ है? नहीं, ये खरमास के बाद, जनरली आप देखते हैं तिला संक्रांत के बाद मुख्यमंत्री जी का निकलना होता है और अभी जो है इस तरह का
कार्यक्रम बनाया जा रहा है। कुछ नाम वगैरह भी तय हुआ अभी है? अभी कुछ नाम नहीं तय। और कोई रूट चार्ट वगैरह कुछ अभी? ये सब जो है 15 के बाद ही पता चलेगा आपको। तो एकदम मतलब बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार को जनता की परवाह है और इसीलिए वो ये यात्रा करने जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो उन्होंने यात्रा पर निशाना साधा। देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें बिहार में पिछली प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी, उनके निर्माण की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है उसकी जमीनी समीक्षा करेंगे और साथ ही महिलाओं समेत समाज के विभिन्न तबकों से संवाद स्थापित करेंगे। यही तो नीतीश कुमार जी का अनूठापन है, जनता से जुड़ने की कला और जनता के प्रति समर्पण। यही वो बात है जो भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी को एक विशेष स्थान प्रदान करता है। बिहार सरकार से आधा से अधिक काम तो डीके बॉस नाम का एक आदमी करता है, आप सारे लोग जानते ही हैं। बच्चा खुचा काम जो है वो भाजपा के लोग कर ही दे रहे हैं। नीतीश जी को करने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, एकदम फुर्सत में है। तो फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जिस भाजपा के साथ नीतीश जी हैं, उस भाजपा ने कभी पूछा कि नीतीश कुमार जी आज तक कभी भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा कभी गए हैं क्या? क्यों नहीं गए? फुर्सत में है, चले जाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उनकी यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए है। जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनता के सुख दुख को सीधे सुनकर समाधान निकालना, यही नीतीश कुमार जी की पहचान है। यात्रा से बिहार को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। अच्छी खबर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पे निकले हैं। यात्रा पे निकले हैं तो आम आवाम से मिले, अपने जो 5 चमचे बेलचे और कुछ IAS पदाधिकारी हैं जिनसे वो घिरे रहते हैं जेट सिक्योरिटी से, उससे निकल के वो जनता से मिले, उनकी परेशानी को सुने और जब जा ही रहे हैं तो जीविका दीदी को धन्यवाद भी दे दें। 10,000 रुपए में उन लोगों ने इनके लिए वोट खरीदा था 25 के चुनाव में, और अगला इंस्टॉलमेंट जीविका दीदी लोग के माध्यम से कब वो बंटवाने वाले हैं 2 लाख रुपए का, जरा ये भी ऐलान कर दें। नीतीश कुमार की यात्रा पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने जरूर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा से हम सभी ऊर्जावान हो जाते हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोग बारिश के दिनों में घर में दुबक जाते हैं और सिर्फ चुनाव में ही जनता के बीच निकलते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस उम्र में भी जनता के बीच ही मौजूद रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये इसी साल की यात्रा नहीं, हर साल वो यात्रा निकालते हैं और ख़ास करके जाड़ा के मौसम में जब लोग रजाई के अंदर रहते हैं तो वो प्लान बनाते हैं बाहर निकलने के लिए और वो जानकारी लेते हैं कि हमारे गरीब जनता, बेसहारा लोग, दिव्यांग लोग किस तरह से जाड़े में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और देखे होंगे इससे हम लोगों को जो पदाधिकारी हैं जनता दल के, चाहे माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, सबों को एक शिक्षा मिलती है उनसे। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इस बार बिहार पंचायत चुनाव में वार्ड और पंचायत का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होगा। चुनाव में पंचायतों का रिजर्वेशन रोस्टर जरूर बदलेगा और सुरक्षित सीटें सामान्य कोटे की हो सकती हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो पंचायत चुनाव से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर क्या है, हमारे साथ पंचायत राज मंत्री दीपक जी हैं। दीपक जी, एक जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें परिसीमन को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ है सर? नहीं, इस बार के चुनाव में परिसीमन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्र जो नगर निकायों में चले गए हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। जिला परिषद में और पंचायत समिति में व्यापक पैमाने पे परिसीमन में बदलाव इस बार नहीं होना है। लेकिन सर, एक खबर आ रही थी कि परिसीमन में बड़े पैमाने पर बदलाव परिसीमन हो सकता है पंचायत में। नहीं, चूंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना का काम नहीं हो पाया था तो डेटा भी उपलब्ध नहीं है, तो
इस चुनाव में तो जो परिसीमन की व्यवस्था जो पहले से लागू है वही व्यवस्था लागू रहेगी। और रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर सर क्या कुछ हो रहा है? रिजर्वेशन के रोस्टर में बदलाव रहेगा, चूंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए, तो कानूनन उसमें बदलाव होना है, तो इस बार नया रोस्टर लागू होगा। यानी कि जो सामान्य सीट है वो रिजर्व हो सकती है, जो रिजर्व सीट है वो भी सामान्य हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। जो फॉर्मूला उसका है रोस्टर बदलने का, उसके हिसाब से बदलाव देखने को मिलेगा। आरक्षण के हिसाब से, माफ कीजिएगा, जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए सीट से रिजर्व किए जाते हैं। फिर उसके बाद एनेक्सर के हिसाब से जो एनेक्सर 1 में आते हैं, जो भी जातियां अति पिछड़ी जातियां, उनके लिए 20% का आरक्षण है। तो ये था हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और गयाजी से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पचरुखिया जंगल से 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। आईडी को किया गया है डिफ्यूज। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, एक देसी बंदूक और एक देसी कट्टा के साथ जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है इस इलाके में। गयाजी औरंगाबाद सीमा पर ये बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी कामयाबी इस रूप में कि 2 आईडी बमों को बरामद किया गया। हालांकि इसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी कर दिया गया। बात रोहतास की, जहां पर इस बार धान अधिप्राप्ति के लिए लक्ष्य पिछले साल से 90,000 मीट्रिक टन कम है। यानी इस बार 3,14,000 मीट्रिक टन ही लक्ष्य रखा गया। अधिप्राप्ति के 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी भी मात्र 27% ही धान की खरीद हो पाई। अगर आंकड़े के हिसाब से बात करें तो 11,000 किसानों से मात्र 85,000 मीट्रिक टन ही धान की खरीद हो पाई है। किसान अपने धान को खुले बाजार में बेचने को इस वक्त मजबूर है। धान का फसल उगाए, एक तो हम लोग का दरमन कम जा रहा है, दूसरी बात की मार्केट वैल्यू जो सरकारी रेट है उस रेट में हम लोग को धान खरीदी नहीं हो रहा है पैक्स के द्वारा, या सरकारी दर के अनुसार से खरीदी नहीं हो रहा है। व्यापारी लोग 1700-1800 का धान खरीद रहा है, वो भी उधार में। 11,000 किसानों से 85,000 MT की खरीद कर चुके हैं और कुल 200 इस खरीद के लिए 240 क्रय केंद्र यहाँ पर निर्धारित है और कुल जो भी किसान से खरीद हो रहा है उनका 48 घंटे के भीतर भुगतान हो रहा है। इस जिले का जो लक्ष्य है 3,14,000 MT है। लक्ष्य के विरुद्ध कुल 27% की खरीद हो चुकी है।